नमस्कार, वीकेबी न्यूज के खास पेशकश में आपका स्वागत है, जहां आज आप देख रहे हैं देश, प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुनिंदा खबरें, वो भी मेरे साथ। साकिना दुष्कर्म और हत्या की घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। इस मामले में सरकार और पुलिस प्रशासन दोनों पर ही निशाने साधे जा रहे हैं, लिहाजा दोनों ने ही आनन फानन में कई अहम फैसले लिए हैं। गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि सरकार ने फैसला किया है कि साकिना का मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाई जाएगी। साथ ही बताया कि महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को कम करने के लिए आगामी नागपुर अधिवेशन में शक्ति कानून लाया जाएगा। वहीं मुंबई पुलिस ने फैसला किया है कि बलात्कार और छेड़छाड़ के मामलों में गिरफ्तार हो चुके आरोपियों की वह सूची तैयार कर उन पर नजर रखेगी। मुंबई पुलिस आयुक्त हेमंत नागराले ने मुंबई के सभी अधिकारियों, पुलिस स्टेशनों और संबंधित विभागों को 11 दिशा निर्देशों की सूची पर तुरंत अमल करने को कहा है। इस बीच घोटाले की श्रृंखला भाजपा सांसद किरीट सोमैया चला रहे हैं। सोमैया ने प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुशर्रफ तथा उनके परिवार को कटघरे में खड़ा किया है। किरीट सोमैया ने इन लोगों पर 127 करोड़ रुपए के कथित घोटाले का आरोप लगाया है। बड़े फैसलों की कड़ी में चुनाव आयोग ने नागपुर, अकोला, वाशिम, धुलिया, नंदुरबार जिला परिषद और उसके अंतर्गत आने वाली पंचायत समितियों के स्थगित किए गए उपचुनाव को लेकर तय किया है कि इन स्थानों पर उपचुनाव अब ओबीसी आरक्षण के बिना ही 5 अक्टूबर को होंगे। इसके अलावा अदालत के भी सख्त तेवर सामने आए हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य के मेलघाट इलाके में अभी भी कुपोषण से बच्चों की मौत पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। अदालत ने कहा कि फिर तमाम कल्याणकारी योजनाओं का कोई मतलब नहीं है। उसने सरकार के इस संदर्भ में जवाब मांगा है। आइए प्रदेश की इन 5 बड़ी खबरों को विस्तार देते हुए एक एक मुद्दे पर नजर डालते हैं। साकिना दुष्कर्म और हत्या की घटना ने प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवालिया निशान लगा दिया है। मामले पर गंभीरता बरतते हुए राज्य सरकार ने कड़े कदम उठाने की शुरुआत की है। गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने कहा कि राज्य में महिलाओं के साथ बढ़ रहे अत्याचार को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बैठक की है। सरकार ने फैसला किया है कि साकिना मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाई जाएगी। साथ ही बताया कि महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को कम करने के लिए आगामी नागपुर अधिवेशन में शक्ति कानून लाया जाएगा। गृह मंत्री ने राज्य की कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य पूरी क्षमता से काम कर रही है। महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर तुरंत ध्यान देते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। साकिना पुलिस स्टेशन की सीमा में रात के वक्त अकेली महिला के साथ घटना घटी थी। यह सुरक्षा की दृष्टि से बेहद चिंताजनक है। इस घटना के बाद महिला की सुरक्षा का सवाल एक बार फिर सामने आ गया है। इस तरह की घटना दोबारा न हो, इसलिए मुंबई पुलिस उपाय करे। इस तरह का आदेश मुंबई पुलिस कमिश्नर को दिया गया है। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा को लेकर ठाकरे सरकार गंभीर है और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। साकिना दुष्कर्म मामले को लेकर मुंबई पुलिस की खूब किरकिरी हो रही है। बढ़ते दबाव के बाद मुंबई पुलिस ने फैसला किया है कि बलात्कार और छेड़छाड़ के मामलों में गिरफ्तार हो चुके आरोपियों की वह सूची तैयार कर उन पर नजर रखेगी। मुंबई पुलिस आयुक्त हेमंत नागराले ने मुंबई के सभी अधिकारियों, पुलिस स्टेशनों और संबंधित विभागों को 11 दिशा निर्देशों की सूची पर तुरंत अमल करने को कहा है। रात में अकेली महिला को देखने पर उसे सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचाने के निर्देश पुलिस कर्मियों को दिए गए हैं। संदिग्धों, नशेड़ियों के अलावा लावारिस वाहनों पर नजर रखने और त्वरित कार्रवाई करने को कहा है। यही नहीं, नियंत्रण कक्ष को भी निर्देश दिए गए हैं कि महिलाओं से जुड़े किसी भी फोन की अनदेखी न करे और उस पर तुरंत कार्रवाई करे। सुनसान इलाकों में रोशनी और सीसीटीवी लगाने के लिए पुलिस कर्मियों को महानगर पालिका से संपर्क करने को कहा गया है। साथ ही इन जगहों पर QR कोड लगाने को भी कहा गया है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि गश्त पर निकलने पुलिस वाले वहां तक पहुंचे थे। महिला शौचालयों के पास भी रोशनी और सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था करने को कहा गया है। पुलिस स्टेशनों को विशेष निर्देश दिया है कि अगर उनके इलाके में ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जहां लंबी दूरी की गाड़ियां आती है तो उसके बाहर रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक पेट्रोलिंग वाहन खड़े रखें, जिससे ज़रूरत पड़ने पर महिलाएं मदद मांग सकें। भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने वादे के अनुसार आखिरकार घोटाला बम फोड़ ही दिया है। इस बार उनका निशाना प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुशर्रफ तथा उनका परिवार रहा। किरीट सोमैया ने इन लोगों पर 127 करोड़ रुपए के कथित घोटाले का आरोप लगाया है।
2 दिन पहले सोमैया ने कहा था कि उनके पास ठाकरे सरकार के 2 मंत्रियों के खिलाफ पूरे सबूत है और इसे वे जग जाहिर करेंगे। पत्रकार से सोमैया ने कहा कि मेरे पास मुशर्रफ और उनके परिवार के खिलाफ 127 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़ा 2700 पन्नों का दस्तावेज है। सोमैया के अनुसार मुशर्रफ ने अपने सरसेनापति संताजी घोरपेड़े चीनी कारखाने के जरिए 100 करोड़ रुपए से ज्यादा भ्रष्टाचार के पैसों को ठिकाने लगाया है। इस कारखाने का मुशर्रफ की पत्नी सहेरा मुशर्रफ के नाम पर 30,78,340 रुपए का शेयर है। पोल खोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रवीण अग्रवाल की CRM सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड सेल कंपनी पर प्रतिबंध लग चुका है, लेकिन इस कंपनी से मुशर्रफ के बेटे नवीद मुशर्रफ ने 2 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। मरुभूमि फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कंपनी से भी करीब 3 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। इसके अलावा उन्होंने दर्जनों बेनामी कंपनियों से देन लेन किया है। मुशर्रफ ने सोमैया के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए 100 करोड़ रुपए का आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर करने की घोषणा की है। मुशर्रफ ने कहा कि सोमैया ने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर मुझ पर आरोप लगाए हैं। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने अहम फैसला लिया है। आयोग के अनुसार नागपुर, अकोला, वाशिम, धुलिया, नंदुरबार जिला परिषद और उसके अंतर्गत आने वाली पंचायत समितियों के स्थगित किए गए उपचुनाव अब OBC आरक्षण के बिना ही 5 अक्टूबर को होंगे। इसके साथ ही पालघर जिला परिषद और उसके अंतर्गत आने वाली पंचायत समितियों के रिक्त पदों के लिए मतदान भी इसी दिन होंगे। इन सभी जिला परिषदों और पंचायत समितियों के उपचुनाव में वोटों की गिनती 6 अक्टूबर को होगी। 6 जिलों में जिला परिषद की कुल 85 सीटें और उसके तहत आने वाली पंचायत समितियों की कुल 144 सीटों के उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। गौरतलब है कि बीते 9 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि राज्य सरकार का 11 अगस्त का कोविड प्रतिबंध उपचुनाव के लिए लागू नहीं होता है। शीर्ष अदालत ने राज्य चुनाव आयोग को मतदान करने के संबंध में तत्काल फैसला लेने का आदेश दिया था। उसके अनुसार राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव तारीख का ऐलान किया है। राज्य चुनाव आयोग ने नागपुर, अकोला, वाशिम, धुलिया, नंदुरबार और पालघर जिले के जिलाधिकारियों से कोरोना के मरीजों की संख्या और सप्ताह भर की रोजाना मरीजों और मृतकों की संख्या की रिपोर्ट मंगाई थी। इसके अनुसार 6 जिलों में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य के मेलघाट इलाके में अभी भी कुपोषण से बच्चों की मौत पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। अदालत ने कहा कि फिर ऐसी कल्याणकारी योजनाओं का कोई मतलब नहीं है। खंडपीठ के सामने साल 2007 में मेलघाट इलाके में कुपोषण से बच्चों व महिलाओं की होने वाली मौत को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई चल रही है। डॉक्टर राजेंद्र वर्मा ने यह याचिका दायर की है। उन्होंने याचिका के माध्यम से मेलघाट व आदिवासी इलाकों में स्थित सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में महिला रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों व रेडियोलॉजिस्ट की कमी होने के मुद्दे को भी उठाया गया है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी की खंडपीठ ने राज्य सरकार से जानना चाहा कि महाराष्ट्र के आदिवासी इलाकों में कुपोषण से बच्चों की मौत को रोकने के लिए वह कौन से कदम उठाएगी। इससे पहले खंडपीठ को इलाके के एक सामाजिक कार्यकर्ता की ओर से बताया गया कि अगस्त से सितंबर 2021 के बीच 40 बच्चों की मौत हुई है, जबकि 24 मामले ऐसे हैं जिसमें कुपोषण व डॉक्टरों की कमी के चलते मां के पेट से मरे हुए बच्चे पैदा हुए हैं। इस पर खंडपीठ ने कहा कि यदि इतनी ज्यादा संख्या में मौत हो रही है तो सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का क्या मतलब है। ऐसा लगता है जैसे योजनाएं सिर्फ कागज पर ही बनाई गई है। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि आखिर ये मौतें क्यों हो रही है और सरकार ने इन मौतों को रोकने के लिए कौन से कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी की जाट पॉलिटिक्स भी गर्मा गई है। जानकार मानते हैं किसान आंदोलन के बीच जाट बेल्ट में मुस्लिम जाट समीकरण फिर से गेम बदल सकता है। दूसरी बड़ी खबर यूं तो देश भर से जुड़ी है, लेकिन इससे उत्तर प्रदेश सीधा प्रभावित है। किसान आंदोलन से सड़क जाम के कारण लोगों को हो रही परेशानियों को देखते हुए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने अब सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। मानव अधिकार आयोग को मिली शिकायतों के अनुसार किसान आंदोलन से 9000 से अधिक छोटी बड़ी और मंझोली कंपनियों को नुकसान पहुंचा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी सहित सभी राजनेताओं पर कंच कसते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हर नेता दुखी रहते हैं। विधायक दुखी है क्योंकि वह मंत्री नहीं बन पा रहे हैं।
मंत्री इसलिए दुखी है कि उन्हें अच्छा विभाग नहीं मिला। जिन मंत्रियों को अच्छा विभाग मिला वे इसलिए दुखी है कि मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, और मुख्यमंत्री दुखी रहते हैं कि उन्हें पता नहीं रहता कि वे कब तक इस पद पर रहेंगे। चुटकी भरी इन बातों के अलावा पीएम मोदी के 24 सितंबर को अमेरिका के 2 दिवसीय दौरे पर जाने की जानकारी है। प्रधानमंत्री 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के एक उच्च स्तरीय खंड की आम सभा को भी संबोधित करेंगे। बड़ी खबर बिहार से भी है। बिहार के समस्तीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद प्रिंस राज पासवान पर दिल्ली पुलिस ने बलात्कार के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। प्रिंस, जो पार्टी की बिहार इकाई के अध्यक्ष भी हैं, उन पार्टी की एक पूर्व कार्यकर्ता के साथ कथित रूप से बलात्कार करने का आरोप है। तो आइए अब इन खबरों को विस्तार से जानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी की जाट पॉलिटिक्स भी गर्मा गई है। जानकार मानते हैं कि किसान आंदोलन के बीच जाट बेल्ट में मुस्लिम जाट समीकरण फिर से गेम बदल सकता है। माना जा रहा है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर बनने वाली इस यूनिवर्सिटी का असर यूपी विधानसभा चुनाव में लगभग 120 सीटों पर पड़ेगा। इन सीटों पर जाट वोट बैंक का सीधा प्रभाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय और डिफेंस कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड का शिलान्यास किया। इस अवसर पर एक तरफ उन्होंने जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह का नाम लिया, तो वहीं चौधरी चरण सिंह की ओर से किसानों के लिए उठाए कदमों का भी जिक्र किया। साफ है कि यूनिवर्सिटी के बहाने उनका इशारा जाट मतदाताओं की ओर था, जिसे लेकर यह माना जा रहा है कि किसान आंदोलन के चलते वह भाजपा से छिटक सकता है। प्रतीकों की राजनीति के माहिर कहे जाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ से पूरे पश्चिम यूपी की नब्ज को पकड़ने का प्रयास किया। इसलिए उन्होंने राजा महेंद्र प्रताप सिंह के अलावा जाट आइकॉन और किसानों की आवाज़ उठाने वाले सर छोटूराम का जिक्र किया, तो वही पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह के प्रयासों की भी जमकर तारीफ की। मोदी ने देश के नौजवानों को आह्वान किया कि जब भी उन्हें कोई मुश्किल नजर आए तो वे राजा महेंद्र प्रताप सिंह के जीवन और उनकी वीर गाथा से प्रेरणा ले। किसान आंदोलन से सड़क जाम के कारण लोगों को हो रही परेशानियों को देखते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने अब सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। एनएचआरसी ने केंद्र सरकार के साथ ही दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अन्य अथॉरिटीज को नोटिस जारी कर किसान आंदोलन पर रिपोर्ट मांगी है। एनएचआरसी ने कहा कि उसे किसान आंदोलन को लेकर कई शिकायतें मिली है। मानवाधिकार आयोग को मिली इन शिकायतों के अनुसार किसान आंदोलन से 9000 से अधिक छोटी बड़ी और मंझोली कंपनियों को नुकसान पहुंचा है। कथित तौर पर इन औद्योगिक इकाइयों के अलावा यातायात पर भी प्रभाव पड़ा है, जिससे यात्रियों, मरीजों, शारीरिक रूप से विकलांग लोगों और वरिष्ठ नागरिकों को सड़कों पर होने वाली भारी भीड़ के कारण नुकसान उठाना पड़ता है। बयान में कहा गया है कि ऐसी खबरें भी है कि किसानों के आंदोलन के कारण लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और सीमाओं पर बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं। आयोग ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी किए हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के पुलिस महानिदेशकों और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस जारी कर उनसे संबंधित कार्रवाई की रिपोर्ट देने को कहा है। यह भी आरोप है कि किसानों द्वारा धरना स्थल पर कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जा रहा है और रास्तों की नाकेबंदी के कारण वहां रहने वाले स्थानीय लोगों को अपने घरों से बाहर निकलने में भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भारतीय जनता पार्टी सहित सभी राजनेताओं पर तंज कसते हुए कहा कि हर नेता दुखी रहते हैं। विधायक दुखी है कि वह मंत्री नहीं बन पा रहे हैं। मंत्री इसलिए दुखी है कि उन्हें अच्छा विभाग नहीं मिला। जिन मंत्रियों को अच्छा विभाग मिला वे इसलिए दुखी है कि मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, और मुख्यमंत्री दुखी रहते हैं कि उन्हें पता नहीं रहता कि वे कब तक पद पर रहेंगे। माना जा रहा है कि गडकरी का तंज गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को हटाकर भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर भी हो सकता है। भाजपा ने उत्तराखंड और कर्नाटक में भी कुछ दिनों पूर्व मुख्यमंत्री बदले हैं। कांग्रेस शासित राज्यों में भी पद पाने को लेकर खींचतान चल रही है। राजस्थान और पंजाब में पिछले कुछ महीनों में कांग्रेस नेताओं के बीच तो काफी जोर आजमाइश देखने को मिली है। गडकरी ने विधानसभा में संसदीय लोकतंत्र और जन अपेक्षाएं विषय पर आयोजित एक वेबिनार में कहा कि जाने माने व्यंग्यकार शरद जोशी ने लिखा था, जो राज्यों में काम के नहीं थे उन्हें दिल्ली भेज दिया, जो दिल्ली में काम के न थे उन्हें राज्यपाल बना दिया, और जो वहाँ भी काम के नहीं थे उन्हें राजदूत बना दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष रहते हुए उन्हें कोई ऐसा नहीं मिला जो दुखी न हो। एक पत्रकार ने मुझसे पूछा था कि आप आनंदित कैसे रहते हो। मैंने कहा कि मैं भविष्य की चिंता नहीं करता। जो भविष्य की चिंता नहीं करता वह खुश रहता है।
वनडे क्रिकेट की तरह खेलते रहो। मैंने सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर से चौके छक्के लगाने का राज पूछा तो वे बोले यह स्किल है। इसी तरह राजनीति भी एक स्किल है। प्रधानमंत्री मोदी 24 सितंबर को अमेरिका के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। सम्मेलन में मोदी के अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन और जापान के पीएम योशिहिदे सुगा भी शामिल होंगे। मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि प्रधानमंत्री 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के एक उच्च स्तरीय खंड की आम सभा को भी संबोधित करेंगे। मंत्रालय के बयान में बताया गया कि ये नेता 12 मार्च को ऑनलाइन हुए शिखर सम्मेलन के बाद हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे और साझा हित के क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कोविड-19 वैश्विक महामारी से निपटने के उनके प्रयासों के तौर पर वे क्वाड टीकाकरण पहल की समीक्षा करेंगे, जिसकी घोषणा मार्च में की गई थी। इसके अलावा सभी नेता समकालीन वैश्विक मुद्दों जैसे महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों, संपर्क और बुनियादी ढांचे, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, मानवीय सहायता, आपदा राहत, जलवायु परिवर्तन और शिक्षा पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने कहा, शिखर सम्मेलन नेताओं के बीच संवाद तथा बातचीत के लिए एक मूल्यवान अवसर प्रदान करेगा, जो एक स्वतंत्र, मुक्त और समावेशी हिंद प्रशांत को सुनिश्चित करने के उनके साझा दृष्टिकोण पर आधारित है। बिहार के समस्तीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद प्रिंस राज पासवान पर दिल्ली पुलिस ने बलात्कार के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। प्रिंस, जो पार्टी की बिहार इकाई के अध्यक्ष भी है, उन पर पार्टी की एक पूर्व कार्यकर्ता के साथ कथित रूप से बलात्कार करने का आरोप है। पीड़िता द्वारा दिल्ली में पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के लगभग 3 महीने बाद दिल्ली की एक अदालत के निर्देश के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी। प्रिंस राज पहली बार पीड़िता से जनवरी 2020 में मिले थे, जो 2019 में पार्टी में शामिल हुई थी। पुलिस के अनुसार दोनों की मुलाकात वेस्टर्न कोर्ट जनपद दिल्ली में हुई थी, जहां प्रिंस ने कथित तौर पर पीड़िता को नशीला पदार्थ देकर उसका यौन उत्पीड़न किया और इस कृत्य का वीडियो बना लिया और उसे धमकी दी। इसके बाद वह नियमित रूप से पीड़िता के घर जाने लगे। एफआईआर में कहा गया है कि पीड़िता के जबरन इस रिश्ते से बाहर निकालने के प्रयासों को भांपते हुए प्रिंस ने उसे धमकी दी। एफआईआर के मुताबिक पीड़िता ने पार्टी के वरिष्ठ नेता चिराग पासवान से भी मुलाकात की और उन्हें मामले की जानकारी दी। पासवान ने उन्हें पूरे मामले को सुलझाने का आश्वासन भी दिया और उन्हें मामला दर्ज नहीं करने के लिए राजी किया। पीड़िता ने एफआईआर में आरोप लगाया कि आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई। दुनिया की पूरी कहानी अफगानिस्तान के आसपास ही कुछ दिनों से सिमटी हुई थी, लेकिन अब जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। पर लोगों में विद्रोह की भावना है। खासकर महिलाएं तालिबान शासन के खिलाफ मुखर हैं। महिलाओं ने तालिबान के नए ड्रेस कोड के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। अफगान महिलाएं स्कूली छात्राओं के लिए तालिबानी परिधान की निंदा कर रही हैं और इसमें उनका सबसे बड़ा हथियार बना है इंटरनेट। अफगानिस्तान में तख्ता पलट में मुख्य भूमिका निभाने का पुरस्कार पाकिस्तान को मिल सकता है। खबर है कि पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के प्रमुख हमीद पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा की जगह ले सकते हैं। भारत का भी जलवा कम नहीं। रूस के नोवगोरोड इलाके में जपट 2021 युद्धाभ्यास चल रहा है, जिसमें इन 17 देशों की सेनाएं अपने दमखम का प्रदर्शन कर रही है। भारतीय सेना के नागा रेजिमेंट के जवान दुश्मन को धूल चटाने के लिए एक से बढ़कर एक करतब का प्रदर्शन कर रहे हैं। परेशान जापान है। यहाँ आज भी भूकंप आया। इबारकी प्रांत में 6.2 तीव्रता वाले भूकंप से वहाँ की धरती कांप उठी। भूकंप स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 7:46 पर आया, जिसका केंद्र करीब 32.2 डिग्री उत्तरी अक्षांश और करीब 138.2 डिग्री पूर्वी देशांतर और 450 किलोमीटर की गहराई पर था। फेरबदल की बड़ी जानकारी तंजानिया से भी है। तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूहू हसन ने स्टर गोमेना लॉरेंस टैक्स को पूर्वी अफ्रीकी देश की पहली महिला रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। इसे वहां के लिए बड़े परिवर्तन के रूप में देखा जा रहा है। तो आइए दुनिया भर की इन 5 बड़ी खबरों पर विस्तृत नजर डालते हैं। अफगानिस्तान में महिलाओं ने तालिबान के नए ड्रेस कोड के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है। अफगान महिलाएं स्कूली छात्राओं के लिए तालिबानी परिधान की निंदा कर रही हैं और इसमें उनका सबसे बड़ा हथियार बना है इंटरनेट। ये महिलाएं कलरफुल ट्रेडिशनल वियर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर रही हैं। इस कैंपेन की शुरुआत अफगानिस्तान में अमेरिकन यूनिवर्सिटी की पूर्व प्रोफेसर बहार जलाली ने की है।
अब उनके समर्थन में सैकड़ों अफगान महिलाएं इससे जुड़ रही है और तालिबान कानूनों का विरोध करते हुए अपनी तस्वीरें और पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर कर रही हैं। तालिबान के नए उच्च शिक्षा मंत्री ने घोषणा की थी कि महिलाओं को अफगानिस्तान में विश्वविद्यालयों में जाने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन इसके लिए उन्हें पुरुषों से अलग थलग रहने के नियमों और इस्लामी ड्रेस कोड का पालन करना होगा। काबुल की एक सरकारी यूनिवर्सिटी में महिला छात्रों ने शनिवार को काले कपड़े पहनकर तालिबानी झंडे लहराते हुए फोटो खिंचवाई। जलाली के अनुसार उनके अभियान का उद्देश्य तालिबान की ओर से फैलाई जा रही गलत सूचनाओं के खिलाफ सही जानकारी देना और शिक्षा देना है। जलाली ने कहा कि अफगानिस्तान में आज तक किसी भी महिला ने कभी इस तरह के कपड़े नहीं पहने हैं। यह पूरी तरह से विदेशी है और अफगान संस्कृति के लिए विदेशी ही रहेंगे। पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के प्रमुख को उनके देश में हिज मास्टर्स वॉयस के तौर पर जाना जाता है। कहा जा रहा है कि हमीद पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा की जगह ले सकते हैं। तालिबान सरकार के शीर्ष पदों पर पाकिस्तानी सेना के पसंदीदा लोगों को स्थापित करने के बाद उन्हें अगले साल नवंबर 2020 में सेना के शीर्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। जैसा कि अपेक्षित था, मिशन काबुल को पूरा करने के बाद हामिद की तुलना अब पूर्व ISI प्रमुख हामिद गुल से की जा रही है, जिन्हें तालिबान के गॉडफादर के रूप से जाना जाता है। गुल ने समूह तो नहीं बनाया, मगर उन्होंने उसका पालन पोषण जरूर किया। अफगानिस्तान में गुल को कभी कभी अफगानों का कसाई कहा जाता था। अब एक और हमीद है जो अफगानिस्तान के पंजशीर में नरसंहार को अंजाम देने में तालिबान का समर्थन और सहायता करने के लिए अफगानों द्वारा तिरस्कृत है। अफगानी लोग उन्हें पंजशीर का कसाई कह रहे हैं। उनके आदेश पर पाकिस्तानी विशेष बलों ने कथित तौर पर तालिबान के समर्थन में हेलीकॉप्टर, गनशिप और ड्रोन उड़ाए, क्योंकि वे पंजशीर घाटी में प्रतिरोध बलों यानी विद्रोही गुट का सफाया करने की कोशिश कर रहे थे। रूस के नोवगोरोड इलाके में जपड़ 2021 युद्धाभ्यास चल रहा है, जिसमें इन 17 देशों की सेनाएं अपने दमखम का प्रदर्शन कर रही है। एक तरफ रूसी सेना अपने अत्याधुनिक हथियारों से दुनिया के सामने ताकत का प्रदर्शन कर रही है, वहीं भारतीय सेना के नागा रेजिमेंट के जवान दुश्मन को धूल चटाने के लिए एक से बढ़कर एक करतब का प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि भारतीय जवानों ने विमान से जमीन पर कूदने, विशेष हेलीकॉप्टर अभियान और रक्षात्मक कार्रवाई में हिस्सा लिया। इस जपड़ अभ्यास की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि खुद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसे देखने पहुंचे। 16 सितंबर से चलने वाले जपड़ 2021 युद्धाभ्यास में भारत, बेलारूस, आर्मेनिया, कजाकिस्तान समेत यूरोशिया और दक्षिण एशिया के 17 देशों के सैनिक अपने युद्ध कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने के लिए भारतीय सेना ने अपनी नागा रेजिमेंट के 200 जवानों को रूस भेजा है। इसके अलावा मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और भारतीय वायुसेना के कमांडो भी जपड़ में हिस्सा ले रहे हैं। बता दें कि रूस ने चीन, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, वियतनाम आदि देशों को पर्यवेक्षक देश का दर्जा दिया है। आज जापान के इबाराकी प्रांत में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। इसकी जानकारी जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने दी। भूकंप स्थानीय समयानुसार सुबह लगभग 7:46 पर आया, जिसका केंद्र 32.2 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 138.2 डिग्री पूर्वी देशांतर और 450 किलोमीटर की गहराई पर था। रिपोर्ट के अनुसार जापानी भूकंपीय तीव्रता के पैमाने पर इबाराकी प्रांत के कुछ हिस्सों में भूकंप के 3 झटके दर्ज किए गए, जो बाद में बढ़कर 7 तक पहुंच गए। अभी तक सुनामी की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। पिछले कुछ सालों में आपने जापान में कई बार भूकंप आने की खबरें पढ़ी और सुनी होगी, और शायद आपके भी दिमाग में ये सवाल आता होगा कि आखिर जापान में ही बार बार भूकंप क्यों आता है। तो हम आपको बता दें कि भूकंप के लिहाज से जापान बेहद संवेदनशील देश है। इसका कारण है यहाँ मिलने वाली धरती की सबसे अशांत टेक्टोनिक प्लेट्स। ये प्लेटें एक अभिकेंद्रित सीमा बनाती है, जिसके कारण ये क्षेत्र दुनिया के सर्वाधिक भूकंपों का केंद्र बन जाता है। यहाँ पर पैसिफिक प्लेट, फिलिपींस प्लेट और अमेरिकी प्लेट के नीचे जा रही है। यही कारण है कि जापान में हर साल छोटे बड़े करीब 1000 भूकंप आते हैं। तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलुहु हसन ने स्टार गोमेना लॉरेंस टैक्स को पूर्वी अफ्रीकी देश की पहली महिला रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। स्टेट हाउस में राष्ट्रपति संचार निदेशालय के हवाले से बताया कि टैक्स को एलियास क्वांडिगवा की जगह पर रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है, जिनकी मौत हो गई थी। टैक्स दक्षिणी अफ्रीकी विकास समुदाय SDC के पहले और एकमात्र कार्यकारी सचिव के रूप में भी कार्य कर चुकी है, जो 1992 में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग और इसके 16 सदस्यों के बीच एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है।
बता दें कि तंजानिया का संयुक्त गणराज्य अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित एक देश है, जिसकी सीमाएं उत्तर में कीनिया और युगांडा, पश्चिम में रवांडा, बुरुंडी और कांगो, दक्षिण में जाम्बिया, मलावी और मोजाम्बिक से मिलती है तथा देश की पूर्वी सीमा हिंद महासागर द्वारा निर्धारित होती है। तंजानिया का संयुक्त गणराज्य 26 प्रदेशों, जिन्हें मिकाओ कहते हैं, से मिलकर बना है, जिनमें जांजीबार का स्वायत्त क्षेत्र भी शामिल है। देखा जाए तो तंजानिया नाम 2 राष्ट्रों तंगानईका और जांजीबार से मिलकर बना है, जिनके विलय स्वरूप 1964 में तंगानईका और जांजीबार का संयुक्त गणराज्य अस्तित्व में आया था, जिसका नाम उसी वर्ष बाद बदलकर तंजानिया का संयुक्त गणराज्य कर दिया गया। 1996 से तंजानिया की सरकारी राजधानी दोदोमा है, जहां संसद और कुछ सरकारी कार्यालय स्थित है। तो आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।